गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत प्रसिद्ध है और अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अक्कल बड़ी या भैंस। आज इसी विषय पर आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं जिससे आपको भी इसका सही मतलब पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की यह कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव आनंदपुर के हरे भरे खेतों में जीवन धीमी गति से चलता था। गांव के ज्यादातर लोग किसान थे जो अपनी फसलों और पशुओं की देखभाल बहुत ध्यान और लगन से करते थे। उनमें से एक सिख लड़का था जिसका नाम जसपाल था, जो अपने जिज्ञासु दिमाग और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था। जसपाल के परिवार के पास एक भैंस थी जिसका नाम भोली था, जो न केवल दूध का स्रोत थी बल्कि घर का एक प्रिय सदस्य भी थी। जसपाल अपने ज्यादातर दिन खेतों में अपने पिता की मदद करने और भोली की देखभाल करने में बिताते थे। वो अक्सर गांव से परे की दुनिया, जीवन के रहस्यों और ज्ञान की प्रकृति के बारे में सोचते रहते थे। उनके दादा सरदार प्रीतम सिंह एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया का बहुत कुछ देखा था और हमेशा जसपाल के साथ अपना ज्ञान साझा करने के लिए तैयार रहते थे। एक शाम जब सूरज क्षितिज के नीचे डूब रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंगा हुआ था, जसपाल अपने दादा के साथ गांव के बीच में प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। हवा में खिलते फूलों की खुशबू और गुरुद्वारे से शाम की प्रार्थना की दूर से आती आवाज थी। दादाजी, जसपाल ने शुरू किया, मैं बहुत दिनों से किसी बात पर सोच रहा था। क्या बड़ा है, दिमाग या भैंस? सरदार प्रीतम सिंह ने हल्के से ठहाका लगाया। उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है मेरे बच्चे, लेकिन बताओ तुम क्यों पूछ रहे हो? जसपाल एक पल के लिए झिझके, फिर बोले, ठीक है, दिमाग ही है जो हमें सोचने, सीखने और दुनिया को समझने में मदद करता है। ये हमारे सभी ज्ञान और बुद्धि का स्रोत है। लेकिन भैंस, वो बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। वो हमें खेतों में हल चलाने में मदद करती है, हमें दूध देती है और हमेशा हमारे लिए मौजूद रहती है। तो मुझे आश्चर्य है, कौन अधिक महत्वपूर्ण है? सरदार प्रीतम सिंह ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैं समझ गया। तुम ज्ञान और शक्ति, बुद्धि और सेवा के मूल्य को समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जसपाल, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें जवाब खोजने में मदद कर सकती है। कई साल पहले यहाँ से कुछ ही दूर एक गांव में गुरु अमरदास नाम के एक बुद्धिमान गुरु रहते थे। वे दुनिया की गहरी समझ और लोगों को धर्म के मार्ग पर ले जाने की अपनी क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। हर तरह के लोग उनसे सलाह और आशीर्वाद लेने आते थे। एक दिन रंजीत सिंह नाम का एक धनी किसान गुरु से मिलने आया। रंजीत को अपनी विशाल जमीन और मजबूत स्वस्थ भैंसों के झुंड पर गर्व था। उसका मानना था कि उसकी दौलत और ताकत उसे दूसरों से बेहतर बनाती है और वह अक्सर कम भाग्यशाली लोगों को नीची नजर से देखता था। गुरुजी, रंजीत ने झुककर कहा, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं गांव का सबसे अमीर आदमी हूँ और मेरी भैंसें इस इलाके में सबसे मजबूत है। निश्चित रूप से मैं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। गुरु अमरदास ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, रंजीत सिंह, धन और शक्ति वास्तव में मूल्यवान है, लेकिन वे किसी व्यक्ति के मूल्य का माप नहीं है। मुझे बताओ, तुम अपने धन और शक्ति का क्या करते हो? रंजीत ने सीना फुलाकर जवाब दिया, मैं अपनी दौलत का इस्तेमाल आरामदेह जिंदगी जीने के लिए करता हूँ और मेरी भैंसें मेरे खेतों की जुताई और भारी बोझ ढोने में मेरी मदद करती है। मैं गाँव का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। गुरु ने सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया, चलो तुम्हारी ताकत को परखते हैं। कल हम एक प्रतियोगिता करेंगे। तुम अपनी सबसे ताकतवर भैंसा लाओगे और मैं अपनी बुद्धि लेकर आऊंगा। हम देखेंगे कि कौन ज्यादा ताकतवर है। रंजीत ने सहमति जताई। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी भैंस आसानी से प्रतियोगिता जीत जाएगी। अगले दिन पूरा गांव इस घटना को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। रंजीत अपनी सबसे ताकतवर भैंसा लेकर आया, जो मजबूत मांसपेशियों और गर्वीले अंदाज वाला एक विशालकाय जानवर था। गुरु अमरदास शांत भाव और आंखों में चमक के साथ पहुंचे। गुरु ने घोषणा की, प्रतियोगिता सरल है। हम देखेंगे कि गांव के किनारे पर बड़े पत्थर को कौन हटा सकता है। रंजीत सिंह, तुम अपनी भैंसा इस्तेमाल करो और मैं अपनी बुद्धि इस्तेमाल करूंगा। रंजीत हंसा और कहा, यह आसान होगा। उन्होंने चट्टान के चारों ओर एक मोटी रस्सी बांधी और उसे अपनी भैंस से बांध दिया। जोर से आदेश देते हुए उन्होंने भैंस को खींचने के लिए कहा। भैंस ने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसकी मांसपेशियां फूल गईं, लेकिन चट्टान हिली नहीं। रंजीत ने बार बार कोशिश की, लेकिन चट्टान अपनी जगह पर मजबूती से टिकी रही। आखिरकार थके हुए और निराश होकर रंजीत ने हार मान ली। यह असंभव है, उसने कहा।
कोई भी उस चट्टान को हिला नहीं सकता। गुरु अमरदास आगे बढ़े और कहा, अब आइए देखें कि बुद्धि क्या कर सकती है। वो चट्टान के चारों ओर घूमे, उसे ध्यान से जांचते हुए। फिर उन्होंने गांव वालों के एक समूह को बुलाया और उन्हें कुछ लकड़ी के लट्ठे और लीवर लाने का निर्देश दिया। गुरु के मार्गदर्शन में गांव वालों ने लकड़ी के लट्ठे चट्टान के नीचे रखे और लीवर का उपयोग करके उसे थोड़ा ऊपर उठाया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने चट्टान को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। जब चट्टान को हटाया गया तो गांव वालों ने जयकारे लगाए और रंजीत स्तब्ध होकर चुपचाप खड़ा रहा। गुरु अमरदास जी ने उसकी ओर मुड़कर कहा, देखो रंजीत सिंह, केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। बुद्धि ही शक्ति का मार्गदर्शन करती है और उसे प्रभावशाली बनाती है। आपकी भैंस बलवान है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग कैसे करना है, इस ज्ञान के बिना वो सब हासिल नहीं कर सकती जो बुद्धि कर सकती है। रंजीत ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, गुरु जी, अब मैं समझ गया। बुद्धि के बिना धन और शक्ति कुछ भी नहीं है। मैं अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों की मदद करने और अपने कार्यों को निर्देशित करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए करूंगा। जब सरदार प्रीतम सिंह ने कहानी समाप्त की तो जसपाल चुपचाप बैठ गया, गहरी सोच में डूबा हुआ। कहानी ने उसके दिल को छू लिया था और वो मस्तिष्क और भैंस के बीच, बुद्धि और शक्ति के बीच संबंध को देखने लगा था। दादाजी, जसपाल ने थोड़ी देर बाद कहा, मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ। मस्तिष्क और भैंस दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। मस्तिष्क हमें बुद्धि देता है, जो हमें सही निर्णय लेने और अपनी शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करने में मदद करता है। भैंस हमें शक्ति और सेवा प्रदान करती है, लेकिन यह मस्तिष्क ही है जो हमें उस शक्ति का उपयोग करने का मार्गदर्शन करता है। सरदार प्रीतम सिंह ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जसपाल के कंधे पर हाथ रखा। तुम सही कह रहे हो मेरे बच्चे। दिमाग और भैंस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। शक्ति के बिना बुद्धि शक्तिहीन है और बुद्धि के बिना शक्ति लापरवाह है। दोनों का संतुलन ही एक पूर्ण और सार्थक जीवन की ओर ले जाता है। जसपाल ने सिर हिलाया, स्पष्टता और शांति का अनुभव किया। उसने भोली की ओर देखा, जो खेत में शांति से चल रही थी, और उसकी शक्ति और सेवा के लिए गहरी प्रशंसा महसूस की। साथ ही उसने अपने दिमाग की शक्ति, सोचने, सीखने और बढ़ने की क्षमता के लिए एक नए सम्मान को महसूस किया। धन्यवाद दादाजी, जसपाल ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इस सबक को हमेशा याद रखूंगा। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल ज्ञान प्राप्त करने और अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की सेवा करने के लिए करने का प्रयास करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे भोली हमारे परिवार की सेवा करती है। सरदार प्रीतम सिंह की आंखें गर्व से चमक उठी। यही सिख तरीका है जसपाल, ज्ञान प्राप्त करना, दूसरों की सेवा करना और संतुलन और सद्भाव का जीवन जीना। याद रखें, किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी दौलत या ताकत से नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और दूसरों की मदद करने की इच्छा से होती है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, जसपाल ने पाया कि वह अपने आसपास की दुनिया के बारे में और भी ज्यादा जानने लगा है। वो घंटों किताबें पढ़ता, सवाल पूछता और अपने दादा और गांव के बुजुर्गों से सीखता। साथ ही वो भोली की देखभाल करता रहा, उसे खाना खिलाने, उसके शेड की सफाई करने और उसे खेतों में चराने ले जाने जैसे छोटे मोटे कामों में भी उसे मजा आता था। एक दिन जब जसपाल भोली को पानी पिलाने के लिए नदी की ओर ले जा रहा था, तो उसने देखा कि गांव के कुछ बच्चे पानी के किनारे इकट्ठे हुए हैं। वे एक छोटा सा बांध बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि एक तालाब बन सके जहां वे तैर सके, लेकिन वे जो पत्थर इस्तेमाल कर रहे थे वे उठाने के लिए बहुत भारी थे। जसपाल ने उन्हें संघर्ष करते हुए देखा, उनके चेहरे प्रयास से लाल हो गए। अपने दादा द्वारा सिखाए गए सबक को याद करते हुए जसपाल बच्चों के पास गया और कहा, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, मेरे पास एक विचार है। भोली की मदद से जसपाल ने सबसे बड़े पत्थर के चारों ओर रस्सी बांधी और भैंस को उसे अपनी जगह पर खींचने के लिए निर्देशित किया। बच्चे आश्चर्य से देखते रहे कि पत्थर आसानी से कैसे खिसक गया। साथ मिलकर उन्होंने बांध बनाने का काम किया, समस्या को हल करने के लिए अपनी ताकत और रचनात्मकता दोनों का इस्तेमाल किया। जब बांध आखिरकार बनकर तैयार हो गया तो बच्चों ने खुशी मनाई और जसपाल को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। जसपाल को संतुष्टि की एक गर्म चमक महसूस हुई, ये जानकर कि उसने बदलाव लाने के लिए अपने दिमाग और अपनी भैंस दोनों का इस्तेमाल किया है। भोली के साथ घर वापस आते समय जसपाल ने आगे की यात्रा के बारे में सोचा। वो जानता था कि जीवन में कई चुनौतियां और अवसर आएंगे और उन्हें पार करने के लिए उसे बुद्धि और शक्ति दोनों की आवश्यकता होगी। लेकिन वो ये भी जानता था कि जब तक वो सीखे गए सबक पर खरा उतरता रहेगा, वो किसी भी चीज का साहस और शालीनता से सामना कर पाएगा।
साल बीतते गए और जसपाल एक युवा व्यक्ति बन गया। वो गांव में अपनी बुद्धि और दूसरों की मदद करने की इच्छा के लिए जाना जाने लगा था। उसने भोली की देखभाल भी संभाली थी, जो बूढ़ी हो गई थी लेकिन अभी भी परिवार की एक प्यारी सदस्य थी। एक दिन जब जसपाल खेतों में काम कर रहा था, यात्रियों का एक समूह गांव से गुजरा। वे नए अवसरों और बेहतर जीवन की तलाश में शहर जा रहे थे। जसपाल ने उनका खुले दिल से स्वागत किया, उन्हें रात के लिए भोजन और आश्रय दिया। जब वे आग के चारों ओर बैठे कहानियां और हंसी साझा कर रहे थे, तो यात्रियों में से एक ने जसपाल से पूछा, आपकी खुशी और सफलता का रहस्य क्या है? ऐसा लगता है कि आपने वो संतुलन पा लिया है जिसकी हम में से कई लोग अभी भी तलाश कर रहे हैं। जसपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, रहस्य सरल है। यह मस्तिष्क और भैंस के बीच, बुद्धि और शक्ति के बीच संतुलन है। मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया कि सच्ची खुशी ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने और दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने से आती है। ये सबसे अमीर या सबसे मजबूत होने के बारे में नहीं है, बल्कि बुद्धिमान और दयालु होने के बारे में है। यात्रियों ने समझ में सिर हिलाया और जसपाल को संतुष्टि की गहरी भावना महसूस हुई। वो जानता था कि अपने दादा और भोली से उसने जो सबक सीखे थे, वे जीवन भर उसके साथ रहेंगे और उसे उसकी यात्रा में मार्गदर्शन करेंगे। जैसे ही आग जल रही थी और ऊपर तारे टिमटिमा रहे थे, जसपाल ने भोली की ओर देखा, जो कोने में शांति से आराम कर रही थी। उसे भैंस के प्रति कृतज्ञता की लहर महसूस हुई, जो उसका साथी और शिक्षक था, और दादा के प्रति जिसने उसे रास्ता दिखाया था। अंत में जसपाल को एहसास हुआ कि कौन बड़ा है, मस्तिष्क या भैंस, आकार या महत्व के बारे में नहीं था, बल्कि दोनों के बीच सामंजस्य के बारे में था। ये दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हमें दिए गए उपहारों का उपयोग करने के बारे में था, एक समय में एक विचार और एक कार्य। और इस तरह आनंदपुर गांव में ज्ञान और शक्ति की विरासत जारी रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो मस्तिष्क और भैंस की स्थायी शक्ति और उनके द्वारा सिखाए गए कालातीत पाठों का प्रमाण है। एक मानसून के मौसम में आनंदपुर के ऊपर का आसमान काला और अशुभ हो गया। गांव वालों ने भयंकर तूफान आने की चेतावनी सुनी थी, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह तूफान इतनी भयंकर होगी। हवाएं घायल जानवर की तरह गरज रही थी और बारिश लगातार हो रही थी, जिससे खेतों में पानी भर गया और फसलें बह जाने का खतरा था। जसपाल और उनके परिवार ने अपने घर और पशुओं को बचाने के लिए अथक प्रयास किया। भोली, जो अब बड़ी और धीमी हो गई थी, तूफान में अडिग रही। उसकी शांत उपस्थिति जसपाल के लिए सांत्वना का स्रोत थी। जैसे जैसे तूफान बढ़ता गया, गांव से होकर बहने वाली नदी उफान पर आने लगी। उसका पानी खतरनाक तरीके से घरों के करीब आ गया। गांव के बुजुर्ग सरदार प्रीतम सिंह ने गुरुद्वारे में एक बैठक बुलाई। गांव वाले इकट्ठा हुए, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। हमें जल्दी से काम करना चाहिए, बुजुर्ग ने कहा। नदी उफान पर आने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे घरों और खेतों को नष्ट कर देगी। हमें पानी को गांव से दूर मोड़ना होगा। गांव वालों ने सहमति में बड़बड़ाया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आगे कैसे बढ़ना है। काम असंभव लग रहा था। नदी बहुत चौड़ी थी, धारा बहुत तेज थी। कमरे के पीछे खड़े जसपाल को जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे अपने दादा द्वारा गुरु अमरदास और पत्थर के बारे में बताई गई कहानी याद आ गई। उसने महसूस किया कि समझदारी ही कुंजी थी। दादाजी, जसपाल बोला, क्या होगा अगर हम पुराने पुल से लकड़ियां और पत्थर ऊपर की ओर इस्तेमाल करें? हम पानी को गांव से दूर निचले खेतों में ले जाने के लिए एक अस्थायी बांध बना सकते हैं। सरदार प्रीतम सिंह की आंखें स्वीकृति से चमक उठी। यह एक बुद्धिमानी भरी योजना है जसपाल, लेकिन इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा और हमें जल्दी से काम करना होगा। गांव वालों ने जसपाल के विचार का समर्थन किया। उन्होंने औजार, रस्सियां और जो भी सामग्री मिल सकी उसे इकट्ठा किया। जसपाल ने भोली को भारी लकड़ियां खींचने के लिए मार्गदर्शन करते हुए रास्ता दिखाया। तूफान जारी रहा, लेकिन गांव वालों ने दृढ़ संकल्प के साथ काम किया। उनकी एकता और उद्देश्य प्रकृति की शक्तियों से भी ज्यादा मजबूत थे। घंटों बीत गए और अस्थायी बांध आकार लेने लगा। नदी का पानी अब पुनर्निर्देशित होकर निचले खेतों में बिना किसी नुकसान के बह गया, जिससे गांव बर्बाद होने से बच गया। जब तूफान आखिरकार थम गया, तो गांव के लोग थके हुए लेकिन विजयी होकर एक साथ खड़े हो गए। सरदार प्रीतम सिंह ने जसपाल के कंधे पर हाथ रखा। तुमने आज बहुत समझदारी दिखाई है मेरे बच्चे। तुमने साबित कर दिया है कि जब करुणा और साहस से निर्देशित मस्तिष्क बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता है। जसपाल को अपने लिए नहीं, बल्कि गांव के सामूहिक प्रयास पर गर्व की गहरी भावना महसूस हुई।
उसने महसूस किया कि समझदारी केवल व्यक्तिगत ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग लोगों को एक साथ लाने और व्यापक भलाई के लिए समस्याओं को हल करने के लिए करना है। इसके बाद के दिनों में आनंदपुर गांव तूफान से उबरने लगा। खेतों से पानी निकाला गया, घरों की मरम्मत की गई और जीवन अपनी शांतिपूर्ण लय में लौट आया। अपनी लचीलापन और एकता का जश्न मनाने के लिए ग्रामीणों ने एक विशेष उत्सव, कृतज्ञता का उत्सव मनाने का फैसला किया। यह उत्सव संगीत, नृत्य और भरपूर भोजन के साथ एक जीवंत आयोजन था। उत्सव का मुख्य आकर्षण गुरुद्वारे की दीवार पर बना एक बड़ा भित्ति चित्र था, जिसमें तूफान, गांव के लोग एक साथ काम करते हुए और भोली को अराजकता के बीच मजबूती से खड़ा दिखाया गया था। भित्ति चित्र बुद्धि और शक्ति के बीच, मस्तिष्क और भैंस के बीच सामंजस्य का प्रतीक था। जसपाल को गांव के नायक के रूप में सम्मानित किया गया, लेकिन वे विनम्र बने रहे, हमेशा समुदाय के सामूहिक प्रयास को श्रेय देने में तत्पर रहे। त्योहार के दौरान वे गांव वालों के सामने खड़े हुए और अपने विचार साझा किए। आज हम न केवल अपने अस्तित्व का जश्न मनाते हैं, बल्कि उन मूल्यों का भी जश्न मनाते हैं जिन्होंने हमें तूफान से बाहर निकाला, बुद्धि, एकता और सेवा। मस्तिष्क और भैंस हालांकि अलग अलग है, लेकिन दोनों हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि देता है और भैंस हमें उन्हें लागू करने की शक्ति देती है। साथ मिलकर वे हमें याद दिलाते हैं कि जब हम करुणा और साझा उद्देश्य से निर्देशित होकर साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम सबसे मजबूत होते हैं। ग्रामीणों ने खुशी मनाई, उनके दिल कृतज्ञता और आशा से भर गए। सरदार प्रीतम सिंह, जो अब बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, अपनी आंखों में आंसू लिए हुए देख रहे थे। उन्हें पता था कि गांव में ज्ञान और शक्ति की विरासत जसपाल और युवा पीढ़ी द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी। जैसे जैसे साल बीतते गए, सरदार प्रीतम सिंह का स्वास्थ्य गिरने लगा। वो अपने दिन बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गांव के लोगों को अपने दैनिक जीवन को देखते हुए बिताते थे। जसपाल, जो अब एक युवा व्यक्ति है और उसका अपना परिवार है, अक्सर अपने दादा से मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास जाता था। एक शाम जब खेतों में सूरज डूब रहा था, सरदार प्रीतम सिंह ने जसपाल से धीरे से बात की। इस दुनिया में मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं गर्व और खुशी से भरे दिल के साथ जा रहा हूँ। आप एक बुद्धिमान और दयालु नेता बन गए हैं और मुझे पता है कि गांव अच्छे हाथों में है। जसपाल ने अपने दादा का हाथ थामा, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मुझे आपकी याद आएगी दादाजी, आपकी शिक्षाओं ने मुझे आकार दिया है और मैं उन्हें हमेशा आगे ले जाऊंगा। सरदार प्रीतम सिंह ने कमजोर मुस्कान दी। याद रखो जसपाल, किसी व्यक्ति की असली पहचान उसके धन या ताकत में नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और दूसरों की मदद करने की उसकी इच्छा में है। दिमाग और भैंस हालांकि अलग अलग है, दोनों ही उपहार है। इनका बुद्धिमानी से उपयोग करें और आपको सच्ची खुशी मिलेगी। इन अंतिम शब्दों के साथ सरदार प्रीतम सिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांतिपूर्वक चल बसे। गांव ने अपने प्रिय बुजुर्ग की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने उनके जीवन और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत का भी जश्न मनाया। जसपाल, जो अब गांव के बुजुर्ग थे, ने युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी ली। वे अक्सर बच्चों को बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा करते थे और अपने जीवन से कहानियां और सबक साझा करते थे। बच्चों में उनका छोटा बेटा हरप्रीत भी था, जो जसपाल की तरह ही जिज्ञासु और दयालु था। एक दिन जब वे पेड़ के नीचे बैठे थे, तो हरप्रीत ने पूछा, पिताजी, आपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीखा है? जसपाल मुस्कुराए, उन्हें वो सवाल याद आया जो उन्होंने कई साल पहले अपने दादा से पूछा था। मेरे बेटे, सबसे महत्वपूर्ण सबक दिमाग और भैंस के बीच, बुद्धि और ताकत के बीच संतुलन है। दिमाग हमें सोचने, सीखने और दुनिया को समझने की क्षमता देता है, जबकि भैंस हमें काम करने और सेवा करने की ताकत देती है। साथ मिलकर वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए हमारे उपहारों का उपयोग करने से आती है। हरप्रीत ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैं इसे याद रखूंगा पिताजी, मैं भी आपकी तरह बुद्धिमान और मजबूत बनने का प्रयास करूंगा। जसपाल को संतुष्टि का गहरा एहसास हुआ, ये जानते हुए कि ज्ञान और शक्ति के पाठ पीढ़ियों तक चलते रहेंगे। उसने भोली की ओर देखा, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी परिवार की एक लाडली सदस्य थी। वो एक निरंतर साथी और शिक्षिका थी, जो मस्तिष्क और भैंस के बीच सामंजस्य की जीवंत याद दिलाती थी। जैसे जैसे साल दशकों में बदलते गए, आनंदपुर गांव ज्ञान और शक्ति के शाश्वत मूल्यों द्वारा निर्देशित होकर फलता फूलता रहा। गुरुद्वारे की दीवार पर भित्ति चित्र, जो अब फीका पड़ गया है, लेकिन अभी भी दिखाई देता है, तूफान और उस एकता की निरंतर याद दिलाता है जिसने गांव को बचाया था। जसपाल, जो अब बूढ़ा हो चुका था,
अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने पोते पोतियों को खेतों में खेलते हुए देखता था। उसे शांति का गहरा एहसास हुआ, ये जानते हुए कि ज्ञान और शक्ति की विरासत कायम रहेगी, जिसे नई पीढ़ी आगे ले जाएगी। एक शाम जब सूरज खेतों में डूब रहा था, जसपाल ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने हल्की हवा महसूस की जो खिलते फूलों की खुशबू और गुरुद्वारे से शाम की प्रार्थना की दूर से आती आवाज के साथ थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि कौन बड़ा है, दिमाग या भैंस। यह आकार या महत्व के बारे में नहीं था, बल्कि ज्ञान और शक्ति, सीखने और सेवा करने, देने और प्राप्त करने के शाश्वत चक्र के बारे में था। और इस तरह आनंदपुर गांव में दिमाग और भैंस की विरासत जारी रही, जो ज्ञान और शक्ति की स्थायी शक्ति और उनके द्वारा सिखाए जाने वाले कालातीत पाठों का प्रमाण है। गुरु प्यारी साध संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।